मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सिक्स्थ क्लास जिसमें हम चैप्टर 8 समृद्ध गांव एवं खुशहाल गांव एवं समृद्ध शहर रीड कर रहे हैं। आज हम इसका जो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। मीन्स आज हमारे चैप्टर की रीडिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, आज का जो टॉपिक है पहला, शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प तथा शिल्पकार, आपको शिल्पकार पता होना चाहिए बेटा, जैसे जो बर्तन बनाते हैं और ये बर्तन बनाने का काम है या फिर मूर्तियाँ वगैरह बनाने का काम है। ये जो हम अलग अलग चीज़ें बनाते हैं ये शिल्पकारी में ही आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे उस समय के शिल्पकारों के बारे में पता चलता है। चलो रीडिंग करते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। पुरास्थल क्या होता है बेटा? पुरास्थल वह स्थान होता है जहाँ पर खुदाई करने से कोई पुराने समय के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया, जैसे अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में राखीगढ़ी स्थान है। राखीगढ़ी में बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें मिली हैं जो प्राचीन समय से संबंधित है, तो वो एक पुरास्थल है। ऐसे ही हांसी के अंदर एक किला है, वो भी पुरास्थल से ही संबंधित है, तो इसलिए ऐसे स्थानों को कहा जाता है। तो वहाँ पर नमूने मिले हैं, मतलब ऐसे कई शिल्पों के नमूने, शिल्प मतलब कोई ना कोई कारीगरी के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अब देखिए, बर्तनों को क्या नाम दे दिया गया? उत्तरी काले चमकीले पात्र। उत्तरी काले चमकीले पात्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। मतलब हमारे देश का जो उत्तरी भाग है, नॉर्थ साइड है, तो उस हिस्से में आपको ये ज़्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्प के अवशेष नहीं बचे होंगे। अब देखो, ध्यान रहे अन्य दूसरे शिल्पों के और अवशेष नहीं मिले हों शायद, क्योंकि वो अवशेष बच नहीं पाए होंगे। क्योंकि आगे, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, मतलब कपड़ों के केंद्र थे। अगर प्राचीन समय में बात करें तो वाराणसी और मदुरई कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। आप एक चीज़ और देखिए, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कपड़ों का काम है, तो यानी कि स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। अंडरलाइन करें, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। संघ समझिए क्या होता है? ग्रुप। जैसे चार चार पांच व्यापारी हैं या बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, अब उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, या फिर शिल्पकार है, बर्तन बनाने वाले हैं, उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, और अपना एक फिर संगठन कह सकते हो, ग्रुप बना लेते थे, जिसको श्रेणी कहते थे। ठीक है, आगे, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। अब ये जो श्रेणियां बनती थी, फिर वो क्या करते? अपने ग्रुप के लोगों को ट्रेनिंग देते कि भाई ऐसे इस तरह से ये काम करना है, इस तरह से ये काम करना है। अब मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, बर्तन ही बना रहे हैं, तो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी भी चाहिए ना, यानी कि कच्चा माल। तो कच्चा माल भी कौन ला कर देता था? ग्रुप जो ये श्रेणी होते थे, श्रेणी के जो मुख्य लोग होते थे वो। ठीक है, और फिर तैयार माल, हम उस ग्रुप के लोगों ने बर्तन तैयार कर दिए। अब उस बर्तनों को मार्केट में बेचना या जो भी जैसी भी उसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग होती थी, उसका जो बंटवारा होता था वो फिर वो खुद करते थे इस तरह से। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी, यानी कि शिल्पकारों की श्रेणियां तो क्या करती थी? शिल्पकारों को ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, माल बना के आगे बाजार में पहुंचाना। लेकिन व्यापारी लोग सिर्फ व्यापार से संबंध रखते थे। ठीक है, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, यहाँ जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। देखो, व्यापारियों की जो श्रेणी थी ना, वो एक बैंक का भी काम करती थी। मान लो 10-15 व्यापारी लोग हैं, उन्होंने अपनी एक श्रेणी बना रखी है। अब उन 10-15 लोगों में क्या है, उनके पास जो पैसा होगा वो अपना पैसा अपने ग्रुप में रखते थे इकट्ठा करके। ठीक है, और उनकी पूरी मतलब ये भी रखते थे कि किसका कितना पैसा जमा है, और ज़रूरत होने पर एक दूसरे के साथ यूज़ भी करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था। अब या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। मतलब जो भी प्रॉफिट होता था उस पैसे से, अब वो पैसा कैसे फायदा करेगा? अब
मान लो 20-25 लोग हैं, वो अगर पैसा जमा करने लग रहे हैं, तो एक व्यापारी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ गई बिज़नेस में लगाने के लिए, तो वो सारा पैसा वो ले लेगा, ठीक है? जितना उन सब लोगों ने इकट्ठा किया था। फिर उस पैसे से उसका बिज़नेस सक्सेसफुल हो जाएगा, वो कमाकर वापस उन्हें दे देगा, लेकिन बदले में थोड़ा-सा बढ़ा के देगा, ब्याज समेत देगा। तो वो जो ब्याज एक्स्ट्रा मिला है ना, वो लाभ हो गया, वो हमारा वो उस ग्रुप की कमाई होगी, ठीक है? बैंक भी ऐसे ही करता है बेटा। हम जो पैसे बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक क्या करता है, हमारे उस पैसे को उन लोगों को दे देता है जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है लोन के रूप में। फिर और उनसे बदले में ब्याज लेता है। उस ब्याज से बैंक को कमाई होती है। आगे आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा सूत कातने और बुनने के नियम। उससे पहले हम जो साइड में छोटा सा टॉपिक है बर्तनों के बारे में वो पढ़ लेते हैं। अब ये जो उत्तरी काले चमकीले पात्र होते थे, ये कैसे थे? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखते थे तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र है। चमकदार मतलब शाइनिंग थे, ब्लैक कलर के तो थे लेकिन शाइनिंग थी इनके अंदर। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे। मतलब इन इसके जो बर्तन ये जो बर्तन थे ना, ये अच्छे से पकाए जाते थे ज़्यादा टेम्परेचर पर, जिसके परिणाम स्वरूप बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन सतहों पर काली पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। आप ना गाँव के एरिए में आजकल तो देखो बहुत कम रहता है। गाँव में जब जाते हो ना, तो चूल्हा यूज़ करते हैं। ऐसे ही चूल्हे का एक और रूप होता है जिसको आरा कहा जाता है। अब उस आरे के अंदर पहले क्या होता था, दूध रखा जाता था और वो दूध किसके अंदर होता था, कटोने के अंदर। कटोनी क्या है, एक जैसे हम मटका यूज़ करते हैं, मटका टाइप बर्तन होता था उस मिट्टी का, उसके अंदर लेडीज़ दूध भर के रख देती थी और वो ना आँच नीचे से आँच लगती थी उसके, तो वो गर्म होता रहता था। वो बर्तन की बाहर देखोगे ना आप, बहुत सारी कालिस मतलब जिसको कालिक कह देते हैं, कालिक जमी हुई है, मतलब कालापन काला हो जाता था वो बर्तन। उसके अंदर भी ना हल्की-हल्की शाइनिंग आ जाती थी। क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर की वज़ह से काला हो गया है, ठीक है? ऐसे ही ये करते थे, ज़्यादा टेम्परेचर पे उसे पकाते थे तो वो बाहर से काला हो जाता था। फिर थोड़ी-सी चमक और बढ़ाने के लिए उसके ऊपर काले रंग की पॉलिश कर दी जाती थी, ठीक है? तो इस तरह ये है इन बर्तनों की डिटेल। आगे सूत कातने और बुनने के नियम। अब सूत कौन कैसे कातना है, कैसे क्या, सब उस यहाँ पर दिया गया है। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। आया था ना अर्थशास्त्र के बारे में, अगर आपको ध्यान हो तो चाणक्य वाला टॉपिक था, चंद्रगुप्त को राजा बनाने में मदद की थी, ठीक है? इनमें इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देख-रेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। मतलब एक विशेष व्यक्ति होता था हेड, वो क्या करता था, वो ध्यान रखता था कि उस कारखाने के अंदर सभी लोग किस तरह से सूत को तैयार कर रहे हैं, कताई और बुनाई। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम असक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त दे देवदासियों को लगाया जाता था। मतलब जो ये काम होता था सूत तैयार करने का, उसमें विधवा विधवा औरतों को भी। अब आप एक चीज़ देखना, इसमें हर तरह से जो है ना फीमेल्स काम कर रही हैं, घर से बाहर कारखानों में काम कर रही हैं एक तरह से, ठीक है? जो भी जहाँ पर भी सूत उस समय बनाए जाते थे, ठीक है? बाद में माहौल बदला था। बाद में महिलाओं को सिर्फ़ घर की चारदीवारी में रखना शुरू कर दिया गया था। उससे पहले सब औरत और पुरुष दोनों को समान माना जाता था, लेकिन उसके बाद ये भेदभाव वाला सिस्टम शुरू हुआ। अब जाकर फिर से वो सिस्टम चेंज हो गया है। अब फिर हम एक समान मानने लग गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी ख़ास है देखने की। तो कौन-कौन सी सक्षम असक्षम का मतलब है, ज़रूरी नहीं कि कोई तो बिल्कुल अच्छे से जिसको ये कताई का काम अच्छे से आता था, किसी को नहीं आता था, सब चल जाते थे, सबकी हेल्प ली जाती थी। वृद्धा वेश्याओं की भी, ठीक है? राजा की अवकाश प्राप्त दासी, मतलब वे दासियाँ जो राजा की सेवा से निवृत्त हो चुकी हैं, मतलब उनसे छुट्टी मिल चुकी है राजा से, ठीक है? ऐसे लोग इसमें काम करते थे। इनके इन्हें इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए, ठीक है? जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर
तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। मतलब क्या करता था, मान लो ऐसा ऐसे परिवार भी थे जो अपनी महिलाओं को बाहर भेजना पसंद नहीं करते थे। तो वो महिलाएँ क्या करती थी, वो अपनी दासियों को भेजकर या और अपनी किसी और व्यक्ति को भेजकर इन कारखानों से कच्चा माल मंगवा लेती थी और फिर अपने घर पे ही उसको तैयार करके वापस भिजवा देती थी। और इनकी मेहनत के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते थे कि जो जैसा काम करता है, जितना अच्छा काम करेगा उसके हिसाब से उसको, मतलब जो भी उसका परिश्रमिक होगा, मतलब मेहनताना होगा, कमाई होगी, जो दे दी जाती थी मजदूरी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। तड़के का मतलब क्या था, सुबह-सुबह ले जाने पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जाँचने के लिए रोशनी होती थी। अब सुबह क्यों लेके जाते थे? क्योंकि सुबह ही माल को देखने के लिए रोशनी होती है। उस समय कोई ये तो था नहीं कि लाइट वगैरह थी, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी होती है वो अवेलेबल हो, नहीं, सिर्फ़ दिए वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन रात को माल का पता नहीं चलता था, इसलिए माल सुबह मँगवाया जाता था, सुबह उसकी जाँच की जाती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर-उधर की बातें करता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी रूल बना रखा था कि भई देखो, ये फीमेल्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो इनके माल की चेकिंग करने वाला है वो इनको कुछ कहे, गलत नहीं, कोई भी मिसबिहेव या गलत हरकत नहीं की जा सकती थी, उसकी सज़ा का प्रावधान था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था, सज़ा भी भयंकर थी, ठीक है? और अगर औरत अपना काम पूरा नहीं करती तो जुर्माना देना पड़ता था, और जुर्माना अगर वो भर नहीं पाती थी तो कई बार ये कहा जाता है कि उसका अंगूठा तक भी काट लिया जाता था, ठीक है? तो कई तरह के कड़े नियम थे। सूत कातने, और एक हमने सूत की मतलब कताई और बुनाई के बारे में पढ़ा। ऐसे तो बहुत सारे काम धंधे थे, इसका मतलब और भी कई रूल होते थे। ये सारी चीज़ें हमें अलग-अलग तरह के जो अभिलेख मिलते हैं या फिर पुरानी किताबें मिली हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं, उनसे पता चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण, अरिकामेडु। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडु, अरिकामेडु पुदुचेरी के अंदर है, उसको ढूँढेंगे आप। पृष्ठ 88 में मोम के बारे में दी गई रोम के बारे में सॉरी रोम के बारे में जानकारी रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। अंडरलाइन कर ले, पत्तन था। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। एक मिनट, पत्तन का मतलब होता है बेटा, ऐसे लिखेंगे आप, बंदरगाह, ठीक है? तो बंदरगाह होता है, बंदरगाह पहले भी बताया गया है कि जहाँ समुद्री जहाज आकर ठहरते हैं, अपना लंगर डालते हैं। तो अंडरलाइन करेंगे, 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर-दूर से आए जहाज़ों के से सामान उतारे जाते थे, मतलब दूर-दूर से जो जहाज़ आते थे वो अपना सामान यहाँ पर उतारते थे। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे सुनना है। यहाँ ईंटों से बना एक ढाँचा मिला है, मतलब कोई ऐसे स्ट्रक्चर मिला है जो ईंटों से बना हुआ, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जैसे हमारे गोडाउन्स होते हैं ना, अब गोदाम में क्या करते हैं, मान लो कोई चीनी का व्यापारी है, तो वो अपना सारा चीनी का माल अपने गोदाम में रखता है, घी वाला अपने घी के गोदाम में रखता है, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे ही वहाँ पर था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, मतलब भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, वहाँ में जो एम्फोरा है, वहाँ उसके जैसे बर्तन मिले हैं। यहाँ पर पात्र का मतलब होता है बर्तन। इनमें शराब तथा तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे, और ये बर्तन ऐसे हैं जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है या तो शराब रखी जाती थी या तेल रखा जाता था। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ की हैं? ये दूसरे देशों की है और मिल कहाँ रही है? हमारे देशों में, ठीक है? स्टैंप लगी हुई है, लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, स्टैंप लगे हुए एयरटाइन के। इसका मतलब हमारा उन देशों के साथ व्यापार भी होता था। हम वहाँ सामान बेचते थे और वहाँ से यहाँ सामान आता था। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मतलब ये जो बर्तन थे ये गीली चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे और उसके ऊपर पहले से ही मोहर लगी होती थी। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यानी कि उनका डिज़ाइन कहाँ से लाया गया था? डिज़ाइन वहाँ से
कॉपी किया गया था। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। आगे, साथ ही छोटे-छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। छोटे-छोटे कुंड का मतलब क्या है? जैसे हम घरों में वाटर टैंक नहीं बना लेते नीचे खुदाई करके, ऐसे कुछ टैंक टाइप मिले हैं, जिसमें क्या किया जाता था? कपड़ों की रंगाई की जाती थी। यहाँ पर शीशे और बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं कि भाई यहाँ पर पत्थर और शीशे वगैरह है की चीज़ें मिली, और उसके अलावा मनके बनाने मतलब जो मोती होते हैं ना, वो बनाने की के भी सबूत मिले कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी बनाई जाती थी। यहाँ पर ये 2 पत्थर के टुकड़े दिए गए हैं, ये देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। ये अभिलेखित मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि अभिलेख भी कहा जाता है। अब एक चित्र पढ़ते हैं हम, अन्यतर एक और सोर्स है उसके बारे में। मानचित्र 6 पृष्ठ 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब ये जो चित्र है ना, ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। मतलब जब हमारे गंगा नदी है ना, उसके मैदानी क्षेत्र में लोगों ने बसना शुरू किया था, तभी के आसपास। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है। अंडरलाइन करें, रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया है। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती है। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। स्नानागार मतलब नहाने की जगह, जहाँ स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था कि भाई स्त्रियां इस समय नहा सकती हैं, पुरुष इस समय नहा सकते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वा एक्वाडक्ट जिसको कहा जाता है, के जरिए शहर के स्नानागारों, फुव्वारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, तो ये ऐसी एक स्थान होता था। जैसे आप कई बार स्टेडियम में देखते हो ना, जैसे स्टेडियम में सीढ़ियाँ बनी होती है एक तरफ, तो ठीक है ऐसे। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर जो आज कंप्लीट हो चुका है। आप आज का जो होमवर्क आज का जो हमारा रीडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। हैव अ गुड डे।